नमस्कार, मैं हूं दीपू शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। दर्शकों, आज हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं जाने माने सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी के साथ। आज हम यहाँ अगले आधे घंटे तक बहस करेंगे एक ऐसे विषय पर जो इस वक्त बहुत ही गंभीर विषय है। एक संजीदा बातचीत करेंगे हम। उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। ये बातचीत किस विषय को लेकर है? ये बातचीत इस विषय को लेकर है, फिलहाल देश में चौथा लॉकडाउन आने वाला है, लॉकडाउन 4.0 आने वाला है, 3 लॉकडाउन खत्म होने वाले हैं। इसी बीच सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी ढील भी दे दी है। ये ढील देना कहां तक सही है? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या स्थितियां पनप सकती हैं? इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है एसके लाइव में। थैंक यू। सर, अगर मैं सीधा सीधा सर सवाल करूं अगर आपसे, तो प्रोफेसर साहब ये बताइए कि इस वक्त लॉकडाउन में हम अगर हर रोज का आंकड़ा देखें तो हर रोज 3,000 के पार नए आंकड़े आ रहे हैं संक्रमण के। ऐसे में ये जो ढीलें दी जा रही हैं, इससे किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? असल में दिक्कत यह है कि हमारी केंद्र सरकार लॉकडाउन को लेके एक केंद्रित ढंग से काम नहीं कर रही है, बहुत ही कैजुअल ढंग से काम कर रही है। केंद्र रखना चाहिए था पास में, ये आंकड़े नीचे न चले जाएं, नीचे धीरे 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 चीजें कंट्रोल में आ जाएं, तब तक ये लॉकडाउन रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस लॉकडाउन को लागू करते समय राज्य सरकारों से मदद ली जानी चाहिए, उनसे सलाह ली जानी चाहिए, वे जैसे कह रहे हैं उस बात को माना जाना चाहिए। लॉकडाउन जब हम डिसेंट्रलाइज ढंग से लागू कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज ढंग से ओपिनियन भी आनी चाहिए। हर राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। खाली लॉकडाउन डिक्लेयर करना अपने आप में कोरोना से बचने का कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मसलन हम जिस समय बातचीत कर रहे हैं अभी ये तीसरा फेज चल रहा है, चौथा फेज आने वाला है जी। चौथा फेज आने वाला है, इसका लॉकडाउन का चौथा फेज, लॉकडाउन का चौथा फेज, लॉकडाउन का चौथा फेज, यस यस यस, लॉकडाउन का चौथा फेज आने वाला है। तो वैसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि 3 फेज में जो काम किया है उसकी समीक्षा तो कर ली जाए। ये तो जानने की कोशिश की जाए कि अभी तक आपने क्या किया है, उसके परिणाम क्या हैं। जी। 2 चीजें हैं बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल के तौर पर सामने आई हैं। पहली चीज ये कि जो सरकारी योजनाएं हैं, वे सरकारी योजनाएं नीचे तक उनकी मदद नहीं पहुंची है। नीचे तक मदद नहीं पहुंची है। मैं अपने तरीके से मैं इस बात को कह सकता हूं क्योंकि अभी एक प्रेमजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, रिसर्चर्स ने एक बड़ी रिसर्च की है। 12 राज्यों में रिसर्च की उन्होंने, और 12 राज्यों में रिसर्च करके उन्होंने जो पाया है वो बहुत ही चुनौती देने वाली चीज है। मसलन जो जनधन अकाउंट है, 64% लोगों के पास में जनधन अकाउंट है ही नहीं। तो जनधन अकाउंट है ही नहीं तो उनके पास में आर्थिक राशि पहुंचेगी कैसे? जी हाँ, वापस से प्रोफेसर साहब एक बार वापस से आप बताइए कि ये जो रिसर्च किया गया है इसमें ये जो आंकड़ा है, कितने प्रतिशत लोगों के पास जनधन अकाउंट नहीं है? मसलन ये एक आंकड़ा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो जी, मतलब मैं उसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि ये जो बेंगलोर स्थित जो प्रेमजी यूनिवर्सिटी है उसके सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने ये रिसर्च की है। और इस रिसर्च के तहत ये चीज सामने आई है कि इनफॉर्मल और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में जो 12 राज्यों में फैले हुए हैं उनमें सर्वे किया गया है।
उसमें 64% के पास में जनधन अकाउंट नहीं है। यानी कि सिर्फ 36% के पास। 64%, हम अपने दर्शकों को भी ये बता दें, 64% लोगों के पास इस जो ये जो रिसर्च की गई है उसके हिसाब से 64% पीपल जो है, आम लोग जो है, उनके पास जनधन अकाउंट है ही नहीं। जी जी है ही नहीं। तो अब ये जो जनधन अकाउंट में जो 500 रुपया जाएगा, तो वो तो मात्र 36% लोगों के पास पहुंचेगा, 64% के पास तो पहुंचेगा नहीं। जी। सेकंड चीज जो सामने आई है, जिसने कि इस पूरी के पूरी लॉकडाउन के बाद जो प्लानिंग जो इंप्लीमेंट की गई उसकी पोल खोली है, वो ये कि आधी ग्रामीण आबादी और 1/3 शहरी गरीबों के पास किसी भी किस्म का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत उनके पास पैसा पहुंचा हो। अच्छा, इसका मतलब है कि इस वक्त ये जो रिसर्च हुई है, इससे ये बात खुल के सामने आती है कि 1/3 हिस्से के असल में कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बात कही कि ट्रांसफर मनी के जरिए हमने लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचाया, जी, सवाल यह है कि ये पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो आधी ग्रामीण आबादी ऐसी है जिसके पास में ट्रांसफर मनी का कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई आज तक कभी कोई पैसा ही नहीं पहुंचा, तो अब कहां से पहुंचेगा। प्रोफेसर साहब, ये तो अगर हम समीक्षा करें पिछले तीनों लॉकडाउन की, तीसरा लॉकडाउन हालांकि अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये एक अलग ही दिशा हो जाती है। लेकिन हम फिलहाल जिस दिशा में बात करना चाहते हैं कि जैसे एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है। ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो 2000 रुपया देने का वायदा किया गया और कहा कि पैसा जा रहा है, उसके बारे में भी प्रेम जी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की रिसर्च से ये चीज सामने आई है कि सिर्फ 25% लोगों के पास पैसा पहुंचा है, 75% के पास पैसा नहीं पहुंचा। तो आपने जो अभी तक किया है उसका आपके पास में कोई असेसमेंट है? लोगों के पास कितनी सहायता पहुंची, नहीं पहुंची, राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सवाल यह है कि आपने 49 डेज जो अभी तक जो लॉकडाउन चला, उस लॉकडाउन के चलने का परिणाम यह निकला कि लोगों की पूरी इनकम, यानी असंगठित क्षेत्र के 10 में से 8 मजदूर बेरोजगार हो गए। तकरीबन 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं इस बीच में, और इन 12 करोड़ लोगों के इनकम गई है 45 दिन की। आपने भेजा कितना है? 500 रुपया। ये कंपनसेशन है। जी प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ये तो एक दिशा है, इस पे जरूर बात की जाएगी आगे। लेकिन फिलहाल आज हम प्रोफेसर साहब, आज हम जिस विषय पर मुख्य रूप से बात करना चाहते हैं वो ये कि WHO के दिशा निर्देश हैं, जिनमें ये कहा गया, 9 अप्रैल को ये दिशा निर्देश आए जिनमें कहा गया कि संक्रमण की रफ्तार को काबू में लाना होगा। स्वास्थ्य तंत्र को अपने यहाँ जब आप इस स्थिति में पहुंचा लेते हैं कि अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लोग भी संक्रमित हो जाएं तो आप उनका इलाज कर सकें और तेजी से कोरोना की जांच कर सकें, जब ये सारी स्थितियां आप अपने यहाँ पैदा कर लें, तब आप लॉकडाउन में ढील दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो देश जो सबसे ज्यादा कारगर तरीके से कोरोना से लड़ते रहे, जिसमें चीन का वुहान, साउथ कोरिया, जर्मनी और घाना, ये वो जगह रहे जो बहुत कारगर तरीके से लड़ते रहे कोरोना से, जिन लोगों ने करीब फ्लैट कर लिया जो ग्राफ था उसको। इसके बाद मतलब ये स्थिति रही कि 21 अप्रैल के बाद से इकाई में जो संक्रमण के केसेस हैं वो आने लगे। इसके बावजूद भी जब 6 मई को लॉकडाउन हटता है कहीं पर, कहीं 3 मई को हटता है, इन चारों देशों में, तो लगातार वहां पे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारे देश में हम लॉकडाउन में ढील तब दे रहे हैं जब हमारे देश में हर दिन संक्रमण जो है वो 3000 के पार जा रहा है। आप आंकड़े देखें, आप 5 मई को देखें 3875 मामले, 6 मई को 2680 मामले, 7 मई को 3561 मामले, 8 मई को 3390 मामले, 9 मई को 3320 मामले। अमूमन सीधी बात यह है
11 मई को 3,273 मामले, माफ कीजिएगा 213 मामले। अब अमूमन बात यह है कि जब हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक गाइडलाइन ऐसी भी आई है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अस्पताल में नहीं रखा जाएगा। अगर उनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो पूरा जो ड्यूरेशन था अब तक का लोगों के इलाज का, उससे पहले ही उनको घर में भेज दिया जाएगा। उनको घर में कहा जाएगा कि आप घर में जो है खुद को क्वारंटाइन रखें और वहीं से उनका इलाज करने की कोशिश की जाएगी। तो ये इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है केंद्र की तरफ से, इस तरह की जो एक, मैं क्या कहूं इसमें, आप सर अपनी राय दें कि ये जो स्थिति पैदा हो रही है ऐसी क्यों हो रही है? मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार कोरोना के संक्रमण को लेकर जितना उसे गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीर नहीं है। कोरोना को लेके अभी एक ही एजेंडा हो सकता है किसी भी केंद्र और राज्य सरकार के सामने कि कोरोना एकमात्र एजेंडा है जिससे हमें फाइट। तो आपकी कंसंट्रेशन तो वही होना चाहिए नहीं, कोरोना फैले नहीं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कोरोना पर ज्यादा बात हो। अब 49 डेज के बाद में अगर आप लोगों से ये कह रहे हैं कि कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा आपको, आप रह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसे गंभीरता से नहीं लेते। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मानना है वो सही है, जो आपने अभी जिक्र किया जिसका जी, कि जब तक नॉर्मल ना हो, नीचे न जाए ग्राफ, जब तक कंट्रोल में ना आए, तब तक आपको तमाम बंदिशें लागू करनी पड़ेंगी। उसमें लॉकडाउन भी है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी है, उसमें और दूसरे भी तरीके हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपने देश बताए, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक देश, छोटा सा देश है जो चीन के पास है, वियतनाम। वियतनाम जो चीन से एकदम सटा हुआ है, वियतनाम में कोरोना वायरस बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गया, एकदम प्रवेश करने के साथ ही उसे दफन कर दिया गया, जो कि चर्चा में नहीं है लोगों के। जी, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी आसपास जुड़े हुए हैं, ऐसे ही चीन के साथ में वियतनाम की बाउंड्री जुड़ी हुई है। वियतनाम की राजधानी में जब कोरोना के 2 से मरीज पाए गए तो तत्काल उन्होंने इतनी तेजी से काम किया कि उन्होंने पूरे के पूरे सारे सिस्टम को कंट्रोल में ले आए वो। और वह एक मरीज नहीं है, अभी एक मरीज नहीं है। पहला देश है वो। दूसरा देश है जिसको कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए, वो है क्यूबा। क्यूबा ने तेजी से उसमें कंट्रोल किया, थोड़े से केस आए, कंट्रोल किया, और आज स्थिति है क्यूबा के 60,000 डॉक्टर आप में मदद कर रहे हैं लोग, 60,000 डॉक्टर। एक अन्य चीज जो बहुत जरूरी है, वुहान में कैसे कोरोना को कंट्रोल किया गया वो तो सीखना होगा। वुहान में कंट्रोल किया गया कि वुहान शहर के हर घर में चीन के डॉक्टर गए। जी बिल्कुल, हर घर में जाके उन्होंने चेक किया। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है कि लगातार ये जो बात लगातार उठ रही है कि सैनिटाइजेशन करना होगा, लगातार टेस्टिंग करनी होगी। जब तक ये नहीं किया जाता है तब तक संक्रमण को रोक पाना मुश्किल है। इस बात को हम सभी मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद आप मुझे ये बताइए कि इसमें ये कौन सी नीति है, किस नीति के तहत ऐसा किया जा रहा है कि जब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। आप देखें मार्च में जब स्थिति थी, 27 मार्च की बात करें या 28 मार्च की, तो 27 मार्च को 30 मामले आए थे, 28 मार्च को 185 नए मामले आए और 29 मार्च को 115 नए मामले आए। ये वैसी स्थिति नहीं है, आज हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं। ठीक है, हम इस बात को भी मानते हैं कि लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन रिकवर होने की तुलना में लोगों के संक्रमण की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में ढील देने का मतलब लोगों की जान के साथ खेलना क्या नहीं है? नहीं, ये ढील देने का एक कारण और भी है ना कि जो सरकार है वो सरकार ये मान के चल रही है कि उसको अभी एक काम और करना है, उससे आर्थिक नवनिर्माण का काम करना है। जबकि मुश्किल यह है कि इस कोरोना के बीच में कोई काम नहीं हो सकता, कोई काम नहीं। आप कोई भी डेवलपमेंट का काम तब कर सकते हैं जब ये कोरोना चला जाए।
कोरोना के रहते हुए आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही इस पर से ध्यान हटाया गया है। यानी जो कि आपने कहा ना, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, बीमारों की संख्या बढ़ रही है, लगातार वो बढ़ रहा है। मैं जिस शहर में अभी मथुरा में हूं, वहां स्थिति ये थी कि आज से 30 दिन पहले यहां कोई पेशेंट नहीं था और अभी यहां 46 पेशेंट है जी। और मैं जिस इलाके में रहता हूं वो अभी सीलबंद इलाका है पूरा। क्यों मैंने इसको जो ही ये शुरू हुआ, आपका प्रयत्न ये होना चाहिए था कि लोकल लेवल पर, हर राज्य में लोकल लेवल पर घर घर चेकिंग होनी चाहिए थी, घर घर टेस्टिंग होनी चाहिए। हमने टेस्टिंग तो की नहीं, हमने क्या किया, म्यूनिसिपैलिटी का एक आदमी भेज दिया, पूछ लिया कि अच्छा इस घर में कितने लोग रहते हैं, किसी को खांसी जुकाम बुखार है क्या, बस वो इतना पूछ के चला गया। अरे इससे ये क्या कोरोना की टेस्टिंग हुई? नहीं। वुहान शहर में डॉक्टर ने बाकायदा फॉलो किया। मसलन अगर किसी मरीज को बुखार है तो डॉक्टर बाकायदा 2 बार 3 बार दिन में जाके उसे चेक कर रहा है। अब यहां तो स्थिति है कि अगर जिसे बुखार है वो अगर चला जाए हॉस्पिटल तब तो ठीक है, और वो नहीं जाए तो वो अपने कोरोना के साथ में घर में व्यस्त रहे अपने। तो हमारे यहाँ जो एडवोकेज्म है ना कोरोना को लेकर, एक सुसंगत दिशा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो दिशा निर्देश हैं वे एक सुसंगत नीतिगत पहल की मांग करते हैं। सुसंगत नीतिगत पहल के तौर पर एक कदम तो हमने उठाया कि हमने लॉकडाउन किया, लेकिन दूसरा जो सुसंगत नीतिगत पहल की जरूरत थी वो क्या थी कि जहां कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं उन इलाकों को सील करें। सील कर दिया आपने, लेकिन जांच करें तो घर घर जाके। तो आप घर घर जांच करने तो जा नहीं रहे, तो कोरोना के पेशेंट तो फैलेंगे, कोरोना के पेशेंट फैलेंगे, इसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग अपने आप जाके जांच कराएं। अपने आप जांच कराने के मतलब समझ रहे हैं आप, हर व्यक्ति को अब 4,500 रुपया खर्च करने पड़ेंगे टेस्ट पर जी। तो गरीब आदमी 4,500 रुपया कहां से लाएगा? ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है, ये केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य की तहकीकात करे, उन्हें दवा दे। उन्हें घर रखना है घर रखे, हॉस्पिटल रखना है हॉस्पिटल ले जाए, इस पर कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सवाल यह कि पहल करके डॉक्टर भेजो। वुहान शहर को कंट्रोल में लाने में वहां के डॉक्टरों की बहुत बड़ी भूमिका है। वहां डॉक्टर घर घर गए। मसलन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, इससे आप उसकी जटिलता को समझ सकते हैं। वहां कोई भी व्यक्ति चाइना में एयरपोर्ट पर उतरता है तो एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही उसकी चेकिंग होती है और उसका एक कोडिंग हो जाती है उसकी, और उसके पासपोर्ट पर ही कोडिंग हो जाती है। वो व्यक्ति कहीं, डॉक्टर 3 बार उसके घर जाएगा। जब फ्लाइट में लोग आए हैं चाइना इधर अभी, तो फ्लाइट में 3-3 बार लोगों की बाकायदा चेकिंग की है डॉक्टरों ने फ्लाइट में। और हमारे यहां उल्टा हुआ है, हमारे यहां जो फ्लाइट में आया उसकी फ्लाइट में तो चेकिंग हुई नहीं, नीचे जब उतरा तो वहां पर भी ठीक से चेकिंग नहीं हुई, और आपने 15 लाख लोगों को हिंदुस्तान के अंदर जाने दिया। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जो बात है प्रोफेसर साहब कि लगातार बाहर से भी लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है, हमारे मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, छात्र श्रद्धालु जा रहे हैं, इसके बाद ही लगातार ये जो मामले हैं इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई। इसी बीच बाहर से भी जो लोग हैं इन लोगों को ले आया गया हमारे देश में, जो हमारे ही देश के लोग बाहर थे। तो लगातार जब ऐसी स्थिति है तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को मानने से, भारत का केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को मानने से बार बार इनकार क्यों कर रहा है कि हमारे यहाँ अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है? ये उनका दावा गलत है। ये उनका दावा गलत है। मैं मथुरा के जानता हूं, मेरे अपने पर्सनल अनुभव से। चौबियापाड़े में जहां कोई मरीज नहीं था वहां अचानक मालूम पड़ा कि 15 मरीज निकल आए। दिल्ली में जहां मेरा घर है, हेलो,
शायद किसी तरह की तकनीकी असुविधा हो रही है जिस वजह से आवाज उस कोऑपरेटिव में आज से 15 दिन पहले तक कोई मरीज नहीं था। मरीज है कोई। हेलो जी, हाँ जी, आप शायद किसी तकनीकी असुविधा के कारण मैं ये कह रहा था, जी मैं ये कह रहा था कि ये कम्युनिटी के स्तर पर इसका संप्रसारण हुआ है, संक्रमण हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं 9 अप्रैल को आईसीएमआर ने एक शोध किया जिससे ये पता चला एसएआरआई के जो मरीज हैं 102 मरीजों पे ये शोध किया गया जिसमें से 40 मरीजों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इसके बावजूद भी उन 40 मरीजों में कोरोना का संक्रमण था। इसके अलावा भी ऐसे 59 और केस मिले 10 अप्रैल को जिनका कोई एक्सपोजर डेटा नहीं था, इसके बावजूद भी वो संक्रमित थे। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय, अब अगर हम ये मान लें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो कम से कम सरकारों को तो ये मालूम होगा, हमारी केंद्र सरकार को ये मालूम होगा कि क्या वजह है संक्रमण के फैलने की। नहीं दीपू जी, वो कम्युनिटी ये जो संक्रमण है इसका वो ये मान के चल रहे हैं कि जब तक पूरा मोहल्ला संक्रमित ना हो जाए तब तक कम्युनिटी संक्रमण नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। कम्युनिटी संक्रमण का लक्षण यह है कि वह जहां जब कोई बीमारी नहीं पड़ा वो अचानक बीमार पड़ गया। एक महिला बॉम्बे में जो कभी विदेश नहीं गई, कभी एयरपोर्ट नहीं गई, कभी कहीं नहीं गई, और वो शादी में गई और शादी से लौट के आई तो वो कोरोना संक्रमित थी। क्योंकि मैं बीच में प्रोफेसर साहब एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि 11 मई का द हिंदू के संपादकीय में बताया गया है कि 28 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही इस बात को माना था कि लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की बात है, ऐसी बात है, यानी कि भारत में लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। अब समझिए 28 मार्च को तब कितने मामले आते थे? 30, 185, 115, ये लगातार 27, 28 और 29 मार्च के आंकड़े। अभी के आंकड़े आप देखिए 3000 के पार है हर दिन के आंकड़े, और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो ये क्यों इस तरह से जो नीतियां बनाई जा रही है, इस तरह से बात वो इसलिए कि उन्होंने नहीं दीपू, उन्होंने इसलिए वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने नीतिगत तौर पर ये कंक्लूड किया है कि अब हम कोरोना को संक्रमण नहीं मानते, चाहे जितने मरीज हों। नहीं प्रोफेसर, चाहे जितने मरीज हों। प्रोफेसर साहब, इसमें एक और बात हो सकती है, जैसा कि आज मेरे एक मित्र और शिक्षक भी हैं, उनसे बात हो रही थी तो उनका ऐसा मानना था कि लोग डर न जाएं, इसलिए सरकार जो है इस तरह से इस बात को नहीं रख रही है। क्या ये भी एक दिशा हो सकती है? नहीं, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मैं कह रहा हूं कि आज मेरी एक बात हुई, एक मित्र हैं और शिक्षक भी हैं जिनसे ये बात हुई और उन्होंने कहा कि सरकार इसलिए भी शायद ये बात नहीं रख रही है इस तरह से कि लोगों के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा डर का माहौल है। तो क्या ये डर से बचाने के लिए इस तरह की बात जो है वो नहीं रखी जा रही है? नहीं, डर की बात नहीं। डर तो पैदा इन्होंने किया है। अगर ये डे 1 से डर पैदा नहीं करते और शिक्षा देते लोगों को, तो पहले तो आपने फियर क्रिएट किया। अब आप फियर से निकलने के चक्कर में अब इस संक्रमण को ही अस्वीकार करें, ये तो और भी खतरनाक है। ये तो और भी खतरनाक है। फियर क्रिएट किए बिना लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए थी। तो आपने पहले क्या किया? पहले यह किया कि छूना मत, पास मत जाना, देखना मत, खाना मत, यानी आपने एक तरह से पूरा का पूरा अनटचेबल बना दिया व्यक्ति को। तो जब आपने अनटचेबल बना दिया तो अब और ये कैंपेन 1-2 दिन नहीं चला है, पूरे 1 महीने चला है ये कैंपेन। तो जाहिर है कि जब आपने एक फियर पैदा कर दिया है तो अब उस फियर से आप निकल नहीं सकते जी। ये फियर की वजह से ही जो मजदूर, माइग्रेटेड लेबर मजदूर जो लौट रहे हैं अपने अपने घर की तरफ, वो फियर की वजह से लौट रहे हैं कि मर न जाएं कहीं। जबकि वास्तविकता यह है कि जिसको कोरोना का संक्रमण हुआ है वो सभी आदमी मर नहीं सकते।
यानी कि अगर कुल मिलाकर वो अगर उनकी ठीक से देख प्रोफेसर साहब अगर कुल मिलाकर कहें तो हम ये मान लें कि डर से बचने का जो सबसे कारगर तरीका होता वो होता सही जानकारी देना और फैसलों को लेके पारदर्शिता बनाए रखना। इससे आप डर से बचा सकते थे, सरकारें बचा सकती थी, लेकिन इस वक्त जो ये स्थिति हो रही है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप यस एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, वो ये कि आप स्थान विशेष, समुदाय विशेष को आप अगर टारगेट करेंगे कि उनके जरिए आ सकता है, जैसे तबलीगी जमात को जैसे उछाल दिया गया, तो ये फियर क्रिएट कर। प्रोफेसर साहब वो एक अलग ही मुद्दा रहा। फिलहाल होने वाली बात हुई ना, अब जगह जगह लोग जी ये सर फिलहाल एक अलग मुद्दा रहा। हम लोग फिलहाल इसी पर आज बात करें, यही हमारा विषय था। समय की भी अपनी एक सीमा है, हमें कार्यक्रम को समाप्त करना है। तो अंत में कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को सर आप देना चाहते हैं कि किस तरह से? मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग अभी जब तक आपके इलाके में कोरोना संक्रमण है, आप लॉकडाउन का पालन करें, स्वैच्छिक ढंग से भी लॉकडाउन का पालन करें। अगर सरकार न करे तो आप शारीरिक दूरी बनाए रखें, जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। सरकारें हो सकता है राजनीतिक दबाव में फैसले बदल लें, लेकिन जनता तो अपने विवेक से काम ले, विवेक से काम ले। जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को हम एसके लाइव की तरफ से भी यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए और लगातार देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए हमें। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।